हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार दीपक सर एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी जो क्लास है पॉलिटी की क्लास है। इसमें हम पहले देख चुके हैं कि संविधान क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था हमने, प्रस्तावना का नेचर क्या है और राइट ऑफ सिटीजन कि लोगों के, हमारे भारतीय लोगों के अधिकार क्या हैं, या हमने देखा था कि संविधान का निर्माण किसके लिए होगा, किसने इसको बनाया है या किसने इसको अडॉप्ट किया है। इन सभी को पढ़ने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है ये है हमारा शासन के प्रकार। तो हम देखते हैं शासन के प्रकार। जैसा कि हमारा जो देश है इसमें ना शासन, हमारा जो है देश का जो शासन है ना ही एकात्मक है ना ही संघात्मक है। शासन के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल। यूनिटरी को हम क्या एकात्मक कहते हैं, फेडरल को हम संघात्मक कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर एकात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। तो और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर दोनों प्रणाली को अपनाया गया है। तो हमारा जो देश है भारत देश, यहाँ पर ना ही हमारा जो देश भारत है इसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रणाली को अपनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है ये ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से एकात्मक है। तो हम देखते हैं पहले शासन के प्रकार। शासन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एकात्मक एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। संघात्मक शासन जैसा कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे परिवार के माध्यम से। जैसे हमारा कोई परिवार होता है उसमें जो हमारे मुखिया होते हैं, हमारे जो गार्जियन होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं, तो उन्होंने क्या है, अगर सारा का सारा जो शक्तियाँ होती हैं अगर केवल पिताजी के अंडर में हो, वो सभी मुद्दों पे केवल क्या पिताजी ही क्या निर्णय लेते हैं, तो ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं, एकात्मक कहते हैं। लेकिन कुछ विषय होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसपे पिता के साथ साथ सारे मतलब जो परिवार के मेंबर होते हैं उनसे राय बात ली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी शासन प्रणाली जो होती है संघात्मक में आती है। तो हम जो है संघात्मक और एकात्मक को पढ़ने की कुछ कोशिश करेंगे। तो एक एक को हम देखते हैं बारी बारी से, एकात्मक क्या है, संघात्मक क्या है। एकात्मक को इंग्लिश में यूनिटरी कहते हैं, यूनिटरी। संघात्मक को फेडरल। तो हम देखते हैं एकात्मक। एकात्मक में जो होता है टोटल पावर जो सारी की सारी शक्तियां क्या है, केंद्र सरकार के पास होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे देश जहां पर, या ऐसी प्रणाली जिसमें सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एकात्मक प्रणाली या एकात्मक शासन कहते हैं। तो जहां पर टोटल पावर केंद्र सरकार के पास हो। एकात्मक में क्या होता है कि जहां पर या जिस देश में सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एकात्मक प्रणाली कहते हैं, एकात्मक शासन कहते हैं, यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि अगर हमारी जो केंद्र सरकार है अगर वह सारी की सारी शक्तियां उसी के पास होंगी तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि हम अपनी मर्जी से सभी राज्यों को कुछ शक्तियां दे सकते हैं, किसी विषय पर कानून बनाने के लिए छूट दे सकता है। अगर वो चाहे तो हम दे भी सकता है और वह चाहे तो नहीं भी देगा, या दे सकता है किसी भी टाइम क्या है वापस भी ले सकता है। तो ये सब अगर प्रॉब्लम होंगी तो ये हमारा किस में आता है, एकात्मक में आता है। लेकिन अगर हम देखते हैं संघात्मक में देखते हैं, इसमें जो है सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास नहीं होती हैं, कुछ शक्तियां जो है राज्यों के पास भी होती हैं। इसमें संघात्मक में हम देख पाते हैं कि कुछ शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास होंगी और कुछ शक्तियां जो है राज्य सरकार के पास होंगी। तो इसमें जो है केंद्र सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकार को छूट देना ही पड़ेगा। अगर वह चाहे कि हम छूट ना दें तो ऐसा नहीं कर सकता। तो हम देख पाते हैं कि संघात्मक में राज्य और केंद्र दोनों के पास कुछ न कुछ शक्तियां होती हैं। तो इसको हम आसानी से समझेंगे कि ऐसे देश जहां पर केंद्र सरकार के पास भी कुछ शक्तियां होती हैं और कुछ शक्तियां जो हैं राज्य सरकार के पास होती हैं, उसे हम संघात्मक प्रणाली कहते हैं। जैसे हमारा देश भारत, पाकिस्तान, कनाडा, ये सभी क्या है, संघात्मक प्रणाली को अपनाए हैं। लेकिन यूनिटरी सिस्टम जो है, यूनिटरी सिस्टम में देखते हैं हम, जैसे हम कह सकते हैं कि चाइना हो गया हमारा,
या अरब हो गया, या कोई भी ऐसी मुस्लिम कंट्री जहाँ पे हम देखते हैं कि केवल एक ही मतलब केंद्र सरकार का ही सारा नियम लगता है। लेकिन संघात्मक में हम देख पाते हैं जैसे हमारा भारत, पाकिस्तान और जो है कि अमेरिका हो गया, ये सभी कंट्रीज जो है क्या है संघात्मक प्रणाली को अपनाती हैं। इन सभी को देखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट जो होते हैं, कुछ जो पॉइंट हैं केवल एकात्मक के पास होते हैं, लेकिन अधिकतम अगर देखा जाए अधिकतम जो बिंदु होते हैं या अधिकतम निर्णय जो है किससे लिया गया, संघात्मक प्रणाली के पास होते हैं। अधिकतम गुण किससे है, संघात्मक प्रणाली से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट जो हैं एकात्मक प्रणाली से मिलते हैं। तो हम उनको बारी बारी समझने की कोशिश करेंगे। एकात्मक प्रणाली या शासन के कुछ बिंदु या कुछ गुण के गुण। तो हम देख पाते हैं कि एकात्मक के गुण क्या है। तो हम ऐसा देखते हैं कि जहां पर केवल केंद्र सरकार ही क्या करती है, निर्णय लेती है। जहां पर केवल केंद्र सरकार ही उस पर निर्णय ले सकती है, उस कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, उन्हें हम एकात्मक कहते हैं। तो हम देखते हैं कि नागरिकता से संबंधित पहला हमारा क्या है, नागरिकता से संबंधित। नागरिकता का संबंध है कि नागरिकता केवल कौन है, केंद्र सरकार ही दे सकती है। अर्थात हमारी जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, नागरिकता के संबंध में कानून केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्य भी बना सकते हैं। अगर सभी राज्य बनाएंगे तो हमारे देश की जो नागरिकता है एक ही नागरिकता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, सभी राज्य अगर देने लगेंगे तो क्या है, राज्य की अलग नागरिकता हो जाएगी और देश की अलग नागरिकता हो जाएगी। तो इन सब मुद्दों पर क्या है, केवल केंद्र सरकार के पास ही शक्तियां हैं कि वो क्या है, नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अगला हम देख पाते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है। ऐसा नहीं कि राज्य अपने मन से जो है राज्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है मुख्यतः वह केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो राज्यपाल के संबंध में अगर देखें तो किसके पास शक्ति होती है, केंद्र के पास शक्ति होती है। अगर हम देखते हैं संसद द्वारा बनाए गए कानून। संसद जो हमारे देश की पार्लियामेंट होता है वो जो भी कानून बनाता है वो सभी कानून को सभी राज्यों को मानना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कि कोई राज्य कहे कि हम संसद के कानून को नहीं मानेंगे। तो संसद जो भी कानून बनाएगा वो सभी कानून सभी भारत के सभी राज्यों को जो है मानने के लिए बाध्य होते हैं या मानना उनको कंपलसरी होता है। तो संसद जो भी कानून बनाती है उसे हमारे देश के सभी राज्य मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं आपातकाल की शक्ति। आपातकाल की शक्ति जो होती है, अगर हमारे देश में किसी प्रकार का बाह्य आक्रमण होता है तो ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए किसी जैसे हमारा जो बिहार है, बिहार पे किसी ने बाह्य आक्रमण कर दिया, या उत्तर प्रदेश है इस पर कोई देश आक्रमण कर दिया, तो इसमें जो आपातकाल लगाने की घोषणा करता है यह राज्य नहीं कर सकता है। उस कंडीशन में जो होता है हमारा देश क्या है, एकात्मक प्रणाली को अपना लेता है। उसमें सारी की सारी शक्तियाँ किसके पास चली जाती हैं, केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश या बिहार पे अगर हमला हुआ है तो वहाँ की जो सरकार होगी वो कहेगी हम निपटेंगे, ऐसा नहीं कर सकती। उस समय जो होती है आपातकाल की स्थिति आ जाती है और उस समय सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। अगला हम देख पाते हैं यूपीएससी, संघ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का जो चयन होता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है उसमें जो उनके मेंबर्स होते हैं उसकी जो नियुक्ति करने का प्रावधान है वो केवल केंद्र सरकार ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी राज्य कर सकते हैं। राज्यों के लिए स्टेट पीएससी होता है।
तो हम देख पाते हैं कि यूपीएससी जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें केंद्र जो है एकात्मक प्रणाली को अपनाया। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग यह हमारा पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग। योजना आयोग योजना आयोग या नीति आयोग में देख पाते हैं, पहले क्या होता था, योजना आयोग होता था, आज की डेट में उसको हम देख पाते हैं नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। तो जो नीति आयोग है, इस पे केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है, इसके कितने मेंबर होंगे, इसमें कौन कौन सी नीतियां बनाई जाएंगी, इस सारी की सारे जो प्रावधान है या जो सारी की सारी शक्तियां हैं, इसको क्या है, केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। ऐसा नहीं कि सभी राज्य क्या है इस पर निर्णय लें। तो हमने देखा कि एकात्मक प्रणाली के कुछ कौन कौन से गुण है, नागरिकता से संबंधित, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, संसद द्वारा बनाए गए कानून सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, आपातकाल की शक्ति, आपातकाल अगर किसी देश पे संकट आता है या किसी राज्य पे संकट आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा देश एकात्मक प्रणाली को अपनाता है। अगला हम देख पाते हैं यूपीएससी। यूपीएससी के जो संघ लोक सेवा आयोग के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्तियों से संबंधित या उनके लिए जो दिशा निर्देश होते हैं वो सभी राज्य सरकार के पास होता है, केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ होती हैं। उसी पर नीति आयोग के बारे में देखते हैं, तो नीति आयोग के जो मेंबर्स होते हैं उनको चयन करना, उनको दिशा निर्देश देना, ये सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं। अगला हम इसमें देख पाते हैं केंद्र सरकार के सीएजी, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल। तो जो केंद्र सरकार का सीएजी होता है, इसके पास इतनी शक्तियां होती है कि वो सभी राज्यों के लेखाओं की जांच कर सकता है। तो केंद्र सरकार का जो सीएजी होता है, सीएजी जो होता है, ये सभी राज्यों की लेखाओं की जांच कर सकता है। तो हमने देखा कि एकात्मक प्रणाली के कुछ कौन कौन से गुण हैं। उसी प्रकार अगर संघात्मक की बात करते हैं, संघात्मक में वो ये होता है कि उसमें जो केंद्र सरकार है उसके पास भी कुछ विषय ऐसे होंगे जिस पे केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, और कुछ विषय जो है राज्य सरकार के पास होंगे जिस पे केवल राज्य सरकार ही निर्णय ले सकती है। तो हमने देखा एकात्मक और संघातों के बारे में। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, शासन के प्रकार के बारे में बात हो, क्या आता है, शासन के प्रकार के बारे में हमने तो पढ़ा भी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो सरकार के प्रकार, किस देश में किस प्रकार की सरकार है। तो हम देख पाते हैं पहला मोनार्की, या मोनार्की हम कहते हैं राजतंत्र, राजतंत्र जिसे हम मोनार्की कहते हैं। तो मोनार्की या राजतंत्र ऐसे देश को कहा जाता है, ऐसे देश जहां पर वंशानुगत शासन किया जाता है, ऐसे देश जहां पर वंशानुगत शासन किया जाता है। वंशानुगत का मतलब है कि अगर उस देश का राजा जो है उसका पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा, उसका पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा। ऐसी प्रणाली जहाँ पे अपनाई जाती है या ऐसे शासक जहाँ पे होते हैं, वहाँ की जो सरकार होती है उसको हम कहते हैं मोनार्की या राजतंत्र कहते हैं। अर्थात राजाओं के जो लड़के होंगे उन्हीं वही क्या उस देश के शासक बनेंगे। जैसे हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें भी राजतंत्र चलता था। जैसे कि हम देख पाते हैं हर्यक वंश था, तो हर्यक वंश में पहले बिंबिसार आए, फिर उनके पुत्र जो है अजातशत्रु को बनाया गया। उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र जो था उदयन था, उसको बनाया गया, उस क्षेत्र का जो शासक हुआ। या हम देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र जो है बिंदुसार थे, या उनके पुत्र जो अशोक को बनाया गया था। तो ये हमारा जो प्राचीन भारत था उस टाइम हमारा देश क्या था, राजतंत्र के अंतर्गत आता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, लोकतंत्र में आता है, क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में किसी राजा के पेट से राजा पैदा नहीं होता बल्कि जनता के दिए हुए वोट से पैदा होता है। तो हम देख पाते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारत था, या हम इसको लिखते हैं पहले वंशानुगत, वंशानुगत शासक। ऐसे देश जहां पर वंश के अनुसार शासन किया जाता है उन देश को हम क्या कहते हैं, राजतंत्रात्मक देश या मोनार्की देश। जैसे प्राचीन भारत, जैसे प्राचीन भारत, या हम कह सकते हैं सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। अगला है ब्रिटेन, सऊदी अरबिया के बाद ब्रिटेन।
ब्रिटेन, जापान, भूटान और भी अन्य कंट्री है जहां पर क्या होता है वंश के अनुसार शासन किया जाता है। जैसे दुबई है, दुबई में भी क्या है वंश के अनुसार शासन किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, उसका बेटा आएगा तो वो राजा होगा। तो यहाँ पे क्या वंश के अनुसार शासन किया जाता है, उसे हम राजतंत्रात्मक देश कहते हैं। अगला जो सरकार का प्रकार है इसमें जो है हम देखते हैं तानाशाही। तानाशाही या हम इसको कहते हैं डिक्टेटर, डिक्टेटरशिप। ऐसे देश जहां पर सैन्य अधिकारियों द्वारा, जहां पर जो है सैन्य अधिकारी होते हैं वे उस देश पर क्या है जबरदस्ती क्या है कब्जा कर लेते हैं, उन देश को हम क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप वाला देश कहते हैं। जैसे पाकिस्तान के जो परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने क्या किया था उस पाकिस्तान की सत्ता को हथिया लिया था। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सीरिया का जो शासक था अल अहमद था। उसके बाद हम देखते हैं जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, या हम आज की डेट में अभी देखते हैं कि उत्तर कोरिया का जो शासक है किम जोंग, ये सभी क्या है सैन्य अधिकारी थे जिन्होंने उस देश की सत्ता को क्या किया हथिया लिया है। तो हम इनको देख पाते हैं कि ये ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने वहाँ की जो सत्ता होती है उसको जबरन हथिया लेते हैं। ऐसे देश को हम क्या कहते हैं तानाशाही देश कहते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं सैन्य अधिकारियों द्वारा कब्जा। तो हम एक मोटा मोटा देखते हैं कि ऐसे देश जहां पर वहां की जो सैन्य अधिकारी होते हैं वे उस देश की सत्ता को हथिया लेते हैं या जबरन कब्जा कर लेते हैं, उस देश को हम क्या कहते हैं तानाशाही वाला देश। और तानाशाही वाले देश में सबसे ज़्यादा अगर शोषण होता है तो डिक्टेटरशिप में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जनता का जो सबसे ज़्यादा शोषण होता है वो तानाशाही वाले देश में होता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पाकिस्तान, क्या हमारा है पाकिस्तान, दूसरा है सीरिया, इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, इन्होंने भी क्या किया था सत्ता को हथिया लिया क्योंकि ये भी सैन्य अधिकारी थे। जर्मनी के जो शासक थे हिटलर, इन्होंने भी क्या किया जर्मनी की सत्ता को हथिया लिया था। उसी प्रकार हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया के जो इस टाइम शासक है किम जोंग, ये क्या है वो भी एक सैन्य अधिकारी है जिन्होंने उस देश की सत्ता को हथिया लिया है। तो हमने देखा कि राजतंत्र क्या होता है तानाशाही क्या होता है। अगला हम देखते हैं साम्यवादी। कौन सा कम्युनिस्ट या साम्यवादी देश, साम्यवादी या कम्युनिस्ट देश। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे देश जहां पर केवल एक ही पार्टी का हमेशा क्या होता है शासन होता है। जैसे हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना पे केवल क्या है एक ही पार्टी है जिसका हमेशा से शासन रहता है। या हम कह सकते हैं संयुक्त राज्य, हमको अभी याद नहीं आ रहा, जैसे कि हम अगर कह सकते हैं तो सोवियत संघ रूस। हाँ, जो हमारा अगला है सोवियत संघ रूस। तो हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, यहाँ पे क्या है सिर्फ एक ही पार्टी का हमेशा शासन होता है। उसी प्रकार से हम सोवियत संघ रूस को देखते हैं, वहाँ पे भी क्या है केवल एक ही पार्टी का शासन होता है। तो ऐसे देश जहाँ पर केवल एक ही पार्टी का शासन होता है उस देश को हम क्या कहते हैं साम्यवादी वाला देश कहते हैं या कम्युनिस्ट देश कहते हैं। इस यहाँ पर ये जो सरकारें होती हैं ये कठोर से कठोर कानून बनाती हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई इसका विरोधी नहीं होता है, इसलिए क्या है ये अपने मन का करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जनता को जो यहाँ पे भी शोषण होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो तानाशाही वाला देश होता है, वहाँ पे जनता का अधिक से अधिक शोषण किया जाता है। तो आज जो हमने देखा है इसमें सबसे पहले सरकार के बारे में, शासन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने सरकार के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है
ये है सरकार के अंग। सरकार के अंग। सरकार के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला हमारा है विधान पालिका। विधान पालिका पहला हमारा है विधान पालिका। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका। चौथा है पत्रकारिता। पत्रकारिता या मीडिया। यहां हम देखते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो सरकार के अंग हैं ये मुख्यतः कितने हैं? 4 अंग हैं, जिसमें हम देखते हैं विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो हम इनको बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ते हैं। जो विधान पालिका होता है, इसमें हम देख पाते हैं केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का जो पार्लियामेंट होता है, संसद आता है, या उसी प्रकार हम राज्य सरकार देखते हैं तो राज्य सरकार में विधानमंडल आता है। तो हम देखते हैं कि ये जो विधानमंडल होता है या पार्लियामेंट होता है, ये देश के लिए कानून बनाता है। उसी प्रकार विधानमंडल जो होता है वो राज्य के लिए कानून बनाता है। तो हम कह सकते हैं जो विधान पालिका है ये विधान बनाने का एक समूह है। तो हम कहते हैं विधान पालिका का जो मुख्य काम है ये क्या है? कानून बनाने का काम है। विधान पालिका कानून बनाने का काम करती है। क्या लिखेंगे हम? विधान पालिका कानून बनाने का कार्य करती है, कानून बनाती है। विधान पालिका का काम क्या है? कानून बनाना है। जबकि कार्यपालिका, तो हम देखते हैं कार्यपालिका में आता क्या है? तो राष्ट्रपति, उसी प्रकार से मंत्री परिषद होते हैं, कुछ सचिव बनाए जाते हैं, या कुछ जो होते हैं उस मंत्रालय होता है उनके मंत्री जो होते हैं, या हम वहाँ पे देख पाते हैं कि कर्मचारी होते हैं, अधिकारी, ये सभी क्या है? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका का कार्य क्या है? कार्यपालिका जो विधान पालिका है, विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराने का जो काम है वो हमारा कार्यपालिका करता है। तो कार्यपालिका का काम है विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू कराने का काम कार्यपालिका का है। कानून लागू कराना, कानून लागू कराना ये किसका कार्य है? कार्यपालिका का। कार्यपालिका में हम देख पाते हैं राष्ट्रपति आते हैं, केंद्र में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति, मंत्री परिषद होता है, और जो है सचिव होते हैं, कर्मचारी अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार हम देख पाते हैं कि राज्य में जो होता है राज्यपाल होते हैं, वहाँ पे भी सचिव होते हैं, वहाँ पे भी मंत्रिमंडल होता है। उसी प्रकार वहाँ पे भी हम देख पाते हैं कि कुछ अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, जो क्या है, जो विधान पालिका होती है कि उनके द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं उनको लागू कराने का काम करती है। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो हम देख पाते हैं न्यायपालिका का कार्य, न्यायपालिका जो होती है, जो विधान पालिका कानून बनाती है उसको लागू कराने का काम कार्यपालिका करती है। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति जो है या कर्मचारी जो है कार्यपालिका जो कानून लागू करवाई उसको नहीं मानता है, जब कोई कानून को नहीं मानता है तो उसको दंडित करने का जो कार्य है वो न्यायपालिका का है। कानून ना मानने वाले को दंड देने का काम न्यायपालिका का। दंड देने का काम क्या है? दंड देने का काम, दंड देने का काम न्यायपालिका का है। तो हमने देखा विधान पालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका उसी कानून को क्या है? लागू कराती है। और जो न्यायपालिका है जो कानून को नहीं मानता है उस नहीं मानने वाले व्यक्ति या किसी कर्मचारी को क्या करती है? दंड देने का काम करती है। पत्रकारिता, पत्रकारिता के अगर बारे में बात करूं तो पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता का मुख्य काम होता है देश में जितनी भी समस्याएं हैं उसको क्या है?
देश के सभा पटल पर उजागर करने का काम होता है। या जो सरकार होती है, सरकार जिस मुद्दे पर विफल नहीं है, उनकी असफलताओं को देश के समक्ष रखने का काम करना क्या है, पत्रकारिता का मुख्य काम है। लेकिन पत्रकारिता की जो और भी मुख्य काम है वो क्या है, जो सरकार होती है उसकी आलोचना करना। तो हम कह सकते हैं जो पत्रकारिता का काम है, इसमें हम देश की जो भी समस्याएं हैं उस सभी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखना, और जो सरकार द्वारा किए गए मुद्दे कार्य होते हैं, उनकी जो विफलताएं होती हैं, जो उनकी असफलताएं होती हैं, उसको राज्य या केंद्र कह सकते हैं कि देश की जो जनता होती है उनके सभी के समक्ष पेश करना क्या होता है, पत्रकारिता का मुख्य कार्य होता है। लेकिन आज की डेट में आप लोग समझ रहे हैं कि पत्रकारिता क्या काम कर रही है, कैसा कैसा काम कर रही है। जो काम पत्रकारिता को करना है उसके विपरीत काम कर रही है। हम देख पाते हैं कि जो पत्रकारिता है ये जो सरकार होती है उनकी सफलताओं को गिनाने में लगी हुई, लेकिन हमको पता है कि सफलताओं को, अगर सरकार की जो सफलताएं होती हैं उनको गिनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाया जाता है, तो जो उनका काम है वो नहीं करते, बल्कि क्या है आज की डेट में क्या है, अपने काम को छोड़कर अन्य काम में लगे हुए हैं। तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो हम देख पाते हैं जैसे पत्रकारिता हमारा क्या है, NDTV, ABP न्यूज, आज तक बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल है जो क्या है पत्रकारिता के अंदर आते हैं, मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और विधान पालिका, ये कुछ कंडीशन में क्या होते हैं, एक दूसरे से मिले होते हैं। जिसमें हम देख पाते हैं जब कोई मंत्री जो होता है संसद में बैठा होता है, जब पार्लियामेंट में बैठा होता है, तो वह विधान पालिका का अंग होता है। लेकिन जब वही व्यक्ति या जब वही मंत्री अपने मंत्रालय में बैठा होता है तो वह क्या है, कार्यपालिका का अंग होता है। तो आज हमने जो है पॉलिटी में पढ़ा है सरकार के प्रकार, शासन के प्रकार, और जो हमारी जो सरकार होती है उसके क्या विशेष तौर पे कौन कौन से अंग होते हैं, जैसा कि विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। पत्रकारिता जो होता है हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन आज की डेट में पत्रकारिता के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग जैसा कि रोज़ जो है न्यूज चैनलों पर देखते हैं कि इनका जो काम है देश की विकास को बढ़ाने की बजाय ये आजकल के जो देश के मुद्दे होते हैं, देश को विकसित करने के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगार या महंगाई के मुद्दे हैं, उस पर कम बात करके अन्य बातों पर लगे हुए हैं। तो आज जो हमने पढ़ा पॉलिटी का, आज की क्लास जो है यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल दीपक सर एजुकेशन पॉइंट को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी ऐसी धमाकेदार वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों के समक्ष ऐसे ही कुछ अपने ज्ञान को शेयर करता हूँ। जय हिंद।